ऑल राइट बेटा। सो लास्ट क्लास में मैंने आयनिक का आपको ब्रीफिंग दिया था, आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस इन सब के करा दिए थे ना, ध्यान है आप लोगों को? हाँ, चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये देता हूँ कि अगर मान लो आपने NaOH ले लिया, NaOH कैसा इलेक्ट्रोलाइट है भाई? तो 10 के पावर मान लो -7 मोल पर लीटर ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन है। सो इसका आप मेरे को पीएच बता सकते हो कितना आएगा? डू इट फास्ट, ट्राई करो, गेट द पीएच ऑफ दिस। 25 है बाय डिफॉल्ट, कुछ ना दिया हो तो 25 है। 25 पे सबको मालूम है ना KW कितना होता है? चलो करो, जल्दी करो। मतलब समझ लो 30 to 60 सेकेंड एट द मैक्स टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी करना है ये सब ना, क्लैरिटी रहेगी तो जल्दी हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? 7 आ रहा है? आओ चलो, गलत क्यों है ये समझो बात को। क्योंकि आपको मालूम है कि प्योर वाटर का जो OH माइनस है वो खुद 10 के पावर -7 होता है अगर कुछ ना डाला जाए तो। अब कुछ ऐड कर दिए हैं तो ये मैं मान ले रहा हूं कि ये x टूटा, और 10 के पावर -7 पहले से था बेटा। अरे आ रहा है क्या समझ में सबको? OH माइनस अगर 10 के पावर -7 होगा तो ये x प्लस 10 के पावर -7। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्योंकि कभी चेंज होता नहीं है जब तक टेम्परेचर ना बदले, तो इसलिए ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 10 के पावर -7 इज इक्वल टू -14। क्या यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 10 के पावर -7x, एंड इसको उधर लेके आ जाओ, -10 के पावर -14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, x इज इक्वल टू -b 10 के पावर -7 प्लस माइनस रूट ओवर डी बी स्क्वायर बोले तो -14। अब आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर -14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -7। अभी कितने लोग कह रहे हो यहाँ प्लस माइनस में माइनस हटा देंगे ना, और कितना आ गया? 10 के पावर -7 बाहर कॉमन आ गया, √5 आ गया डिवाइडेड बाई 2 ना। अब बताओ √5 -1, √5 -1 की वैल्यू लगभग बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ कितना आया? 1 पॉइंट क्या पूरा डिवाइड करने के बाद 1.23, मतलब 2.23 आ रहा था इसका। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ √5 का वैल्यू 2.23 आ रहा है। हाँ तो -1 अपॉन 100/2 कर दो इंटू 10 के पावर -7, यही आ रहा है ना? अच्छा चलो, ये तो एक तरीका हुआ x निकालने का। x निकल गया तो कंसेंट समझ में आ गया ना, x निकल गया, बोलो। तो कितने लोग कह रहे हैं OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाता फिर? x प्लस 10 के पावर -7। x कितना आया था हमारा? 1.23 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है भाई? 0. अरे ये -7 है ना यहाँ पे, -2, 0.6 इंटू 10 के पावर प्लस 10 के पावर -7 मिला लोगे तो कितना आ गया? 1. ये आ गया ना OH माइनस का कंसंट्रेशन, बोलो ना। तो अभी कितने लोग कह रहे हैं pH स्लाइटली ग्रेटर देन 7 आएगा? क्योंकि जो X आया है वही तो H प्लस आयन है, उसी का माइनस लॉग कर लोगे तो, सो 7 माइनस दिस वैल्यू विल गिव यू स्लाइटली ग्रेटर देन 7। सबको समझ आ रहा है? बोलो। एंड POH का वैल्यू स्लाइटली लेस देन 7 होगा। मेक सेंस ऑल्सो? मान लो अगर मैं डायरेक्ट जोड़ देता तो मैं बोलता कि भाई OH -10 के पावर -7 एक जगह से आया था, दूसरे जगह से भी -7 मान लो, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाटर से और ये NaOH से, तो ये 2 इंटू 10 के पावर -7 आया था हमारा OH माइनस। यहाँ पे OH माइनस कितना है? 1.6।
हालांकि log ऑफ 2 एंड log ऑफ 1.6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है आपको। log 2 एंड log 1.6 में बहुत, तो वैल्यूज क्लोज है। अगर ऐसे भी करके आप आंसर निकालते तो क्लोज आंसर आता, बट एब्सोल्युटली वो करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, बट हाँ क्लोज आ जाता। ऐसे केस में आप बिल्कुल वैल्यू भी निकाल लेते। 7 माइनस log 2 कितना होता है? 0.3010। अब 0.37 में से 0.3 गया 6.7। OH माइनस का कंसेंट्रेशन 6.7 और pH कितना आ जाता फिर, सॉरी POH फिर वो 7.3 के आसपास आ जाता। pH ना, POH हमारा 6.7 है तो POH थोड़ा सा वही 0.1 0.3 बढ़ जाता। सबको क्लियर है ना? तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर लेकिन मान लो अगर बोल दे कि भाई एक ऐसा सोल्यूशन है जहां OH माइनस का कंसेंट्रेशन ही 10 के पावर -7 है, फिर क्या आंसर आएगा? अगर कहीं का कंसेंट्रेशन ही 10 के पावर -7 है तो क्या आंसर आएगा? हाँ, तब 7 आ जाएगा। तब मत सोचना कि ये वाटर का, अरे वो पूरा लिख करके दिया है ना, तो आपको वहीं से समझना है। आर यू गाइस गेटिंग द क्लैरिटी इन दिस? अब आ जाते हैं वीक एसिड लेते हैं। एक लूंगा फिर उसमें मल्टीपल लेकर के करूंगा और फिर ऐसे करते चलेंगे, ठीक है ना? सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्या हुआ बेटा? साक्षी क्या हुआ? सुचेत को एडमिट कर लो। चलो आओ देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस। क्या मैं देने जा रहा था, मैं भूल ही गया। हाँ ये लो CH3COOH। मान लो इसका कंसेंट्रेशन C है। सो कैन यू गाइस डिराइव द एक्सप्रेशन? ये ध्यान रखना, यू नो दैट इट इज वीक एसिड, राइट? इसका K ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -7, सॉरी -5 होता है, बिल्कुल सही, -5 के आसपास का होता है। सो अगर ये Ka दिया हो तो कैन यू डिराइव द रिलेशन बिटवीन Ka, C एंड अल्फा? इनके बीच में रिलेशन डिराइव करो तो वीक एसिड है ये। डू इट फास्ट, जल्दी करो। और इसके पीएच का भी एक्सप्रेशन निकालो, जल्दी करो बेटा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा। या पहले चलो आओ न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। इसके डेरिवेशन में टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन Ka 10 के पावर -5। फाइंड pH, POH, concentration of acetate ion in this case. Do it everybody. एक्वस सॉल्यूशन है ये ना, अंडरस्टूड है। अच्छा, अब हमेशा एक बात याद रखना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके सामने वाटर से आया हुआ H+ आयन जो कि प्योर वाटर से 10 के पावर -7 होता है, आप चाहे वीक एसिड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, वो 10 के पावर -7 से भी कम हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि कॉमन आयन आने ही वाला है, वीक एसिड हो या वीक बेस हो, ठीक है? इसलिए आप देखे होंगे ज्यादातर रिएक्शन में वाटर का कभी H+ आयन या OH आयन ध्यान देते नहीं है, बल्कि वीक एसिड से जो आंसर आता है उसी को मान लेते हैं। समझ में आ गया ना रीजन क्यों? जब तक कि उसके ऑर्डर का ना हो जाए तब तक हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? और वो पता चल जाएगा जिसका K वैल्यू ही बहुत खराब हो, -12, 13, 14 के ऑर्डर का हो, तब हमें वहां पे वो भी ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। और यूजुअली जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं उनका K वैल्यू -5, 10 के पावर -6, -7, तो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। इसलिए वाटर को ध्यान नहीं देते हैं। चलो जल्दी करो, डू इट फास्ट। ये कौन सा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड। चलो आंसर बताओ सब लोग, जितने लोग का आ जाए फटाफट, सबको आंसर लिखना है। हाँ हाँ अंडरस्टूड है, एक्वस है वो। नहीं बजा, जल्दी बैठ ऊपर कैमरे में। हो गया सबका? आ जाओ देखते हैं कैसे करना है भाई। बहुत सिंपल है, हमारे पास दो इक्विलिब्रियम है, एक तो वाटर का इक्विलिब्रियम है
और दूसरा वीक एसिड का इक्विलिब्रियम है। ध्यान से सुनना है सबको, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्योर वाटर होता तो सबको मालूम है कि ये -14 होता है, ये -5 दिया हुआ है। ये -14 है तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 10 के पावर -7 आती है, जो कि बहुत कम है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, आई कंसिडर दिस ओनली। तो C था विच इज 0.1, सो 0.1 माइनस x एंड Ka कितना है बताओ, क्या Ka का वैल्यू बहुत कम है? हाँ जी बहुत कम है। 1/10 के पावर -5 इज वेरी वेरी लेस वैल्यू, विच मीन्स कि रिएक्शन आगे की तरफ नहीं गया या बहुत कम गया। जब ये बहुत कम गया तो क्या इसकी वैल्यू को मैं 0.1 लिख सकता हूँ रफली? मैंने एज्यूम क्या किया, एजम्पशन ये है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। ये कैसे मैंने एज्यूम किया? क्योंकि मैंने देखा Ka वैल्यू बहुत कम। ये एजम्पशन मैं पहले अपने दिमाग में रखूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, फिर मैच भी कराऊंगा कि मेरा एजम्पशन सही था क्या। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन। बस क्वाड्रेटिक नहीं बना, के मतलब वैसा वाला क्वाड्रेटिक, लंबा वाला नहीं बना, सिंपल बन गया ये। Ka विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब बताओ बेटा, ये कितना वैल्यू है x, ये कितना है x अपॉन ये कितना है 0.1। अगर मैंने ये एजम्पशन नहीं लिया होता तो -x आ जाता, -5। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई -6, x की वैल्यू 10 के पावर -3 विच इज कमिंग आउट टू बी 0.001। क्या ये वैल्यू 0.1 से कम है? बहुत कम है। याद रखना 5% तक मैं आपको बोलूं a प्लस 5% ऑफ a and a minus 5% of a, this value is approximately equal to a। कहने का मतलब किसी भी नंबर में उससे 5% ज्यादा या उससे 5% से भी कम वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा जिंदगी। नहीं तो फिर क्या होगा, -x करोगे लंबा सा क्वाड्रेटिक बनेगा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बना के देखा था। समझ गए ना? तो अप्रोक्सीमेशन का इसमें बहुत रोल है। ये सब आप करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ही आपको मालूम चला x इतना है, वैसे ही आप क्या बोलोगे, H प्लस आयन फ्रॉम CH3COOH इज कमिंग आउट टू बी 10 के पावर -3। जबकि H प्लस आयन फ्रॉम वाटर कितना होता है, रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ -7 प्योर वाटर में। यहाँ तो ये और भी कम हो चुका होगा। तो ये आंसर बल्कि H प्लस आयन वाटर से इतना भी नहीं आ रहा होगा, इतना भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर यही आएगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में यही बहुत कम है। तो अब इसमें जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पीएच कितना आ गया 3। सो पीओएच कितना आ गया बोलो ना 11। पता है, मैं अगर आपसे ये पूछता क्वेश्चन कि क्या बता सकते हो कि H प्लस आयन वाटर से कितना आ रहा है, प्योर वाटर से H प्लस आयन आ कितना रहा है? चलो 10 के पावर -7 नहीं आ रहा है, आ कितना रहा है ये बता सकते हो? You guys have 30 second time for this। वाटर से कितना आ रहा है? यस, दैट्स द राइट आंसर। अरे कैसे हो यार तुम लोग। H प्लस आयन नेट मालूम चल गया ना। तो वाटर के इक्विलिब्रियम में H प्लस आयन का इंटू OH माइनस आयन का प्रोडक्ट कितना होता है 10 के पावर -14। और एक अगर तुम्हारे पास मिल गया है कितना 10 के पावर -3, तो OH माइनस नहीं मालूम था, वो निकाल लो यार इधर डिवाइड करके -11। और वैसे भी कितने लोग कह रहे हैं जो POH आ रहा है ये तो सिर्फ वाटर से ही तो आ रहा है। ये x है और ये कितना है, सॉरी x नहीं बोलूंगा, इसको y बोलूंगा, ये y है। तो यहां से x प्लस वाई है, ये तो हमें निकाल लिया है, यही तो बचा ना। और जो पीओएच निकाले हो यहीं से तो आया है। y निकालोगे तो y विल बी द राइट आंसर, ये 55.55 माइनस y। सबको समझ आ गया है ना? तो ये बड़ा आसान सा होता है बट दिमाग उधर नहीं जाता है। चलो दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते थे, डायरेक्टली यहीं से कर लेते तो भी हो जाता। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने दिया आपको वीक एसिड का केस ना। अब अगर मैं यही बोल दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने, अच्छा मैं आपसे पूछता कि बताओ अल्फा बताओ कितना है, अल्फा नहीं निकल जाएगा? कितना होता है x अपॉन सी, x कितना था -3 अपॉन सी कितना था 0.1, कितना आ गया 10 के पावर -2। समझ में आया? चलो अच्छा बेटा, अब ये रिलेशन डिराइव करो, जल्दी कर दो फटाफट। के अल्फा एंड सी, वेरी गुड। एंड अप्रोक्सीमेशन करके आप
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन टर्म्स ऑफ C एन अल्फा निकालो, C अल्फा एंड K, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अप्रोक्सीमेशन करते हुए। क्या अप्रोक्सीमेशन करना है? दैट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 5%, उसके हिसाब से करना है। बिल्कुल सही। आओ देख लेते हैं, तो क्या आएगा बताओ। यहां से ये C माइनस एक्स बनेगा बेटा, ये x एंड x, और इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? C अल्फा, ये C अल्फा एंड C अल्फा। इक्वेशन बनाएंगे, K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। यहाँ से C कैंसिल हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू K। अभी मैंने एज्यूम किया है, एज्यूमिंग क्या एज्यूम किया है? अल्फा लेस देन 0.05। अगर ये ऐसा होगा तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी, तो C अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? K। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर K बाई C। अच्छा देखो इसको थोड़ा ध्यान से, दैट इज इक्वल टू Ka इंटू C का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर आ गया ना, इसलिए बोलते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। जैसे जैसे आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ाओगे और अगर मोल फिक्स कर दिए यानी डाइल्यूशन कर रहे हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। उसमें क्या था कि जब इनफाइनाइटली वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। वो यहीं से तो था, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। जब वॉल्यूम इन्फिनाइट की तरफ टेंड करोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 हो गई इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 100% टूट गया भाई। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, पहला चीज। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये इसका की पॉइंट था, स्टेटमेंट में आता है लिख करके ऐसे ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन से बढ़ता है। सबको क्लियर है? अच्छा जी, H प्लस आयन कितना होगा? H प्लस आयन है C अल्फा एज पर दिस, C अल्फा और C इंटू अल्फा रूट ओवर Ka बाई C को अंदर करोगे तो C स्क्वायर हो जाएगा K इंटू C। समझ में आ गया क्या? अब क्या इसका माइनस लॉग नहीं ले लोगे बाबा? माइनस लॉग ले लोगे तो माइनस लॉग H प्लस आयन इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलो। 1/2 log C, Kc था ना, 1/2 log C माइनस में, एंड माइनस सॉरी प्लस log Ka। इसको माइनस अंदर ले जाओगे तो हाफ ऑफ माइनस log Ka क्या हो जाएगा? Pka माइनस log C। ये ऐसे आता है कभी कभी ना, पीएच का एक्सप्रेशन भी पूछता है, तो ये सब आई होप मैं बस आप एक डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ कि निकालना कैसे। इसके बाद आप एक और क्वेश्चन करो, उसके चांस बहुत कम है एग्जामिनेशन में, वो सिर्फ एडवांस टाइप के एग्जाम में ही पूछता है। जब जब अल्फा नेग्लिजिबल ना हो, जैसे मैं केस ले रहा हूं, जब इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दूं, क्योंकि अभी समझाया ना डाइल्यूशन से क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो अभी जैसे हमारा ये कितना था, हमने निकाला था अल्फा की वैल्यू रूट ओवर के बाई सी, कितना आया था भाई निकाल? -2, यानी 1/100, यानी अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1% आया। तो अब मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। 10 टाइम्स कर दूं, कंसंट्रेशन और भी एक कम हो गया। 100 टाइम्स कर दूं, करते करते अगर मैं ये कंसंट्रेशन, इफ द C वैल्यू इज 10 के पावर -5, सो कैन यू सॉल्व व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या अल्फा की वैल्यू निकालिए। अल्फा कितना होगा अगर ये 10 के पावर -5 हो जाए? डू इट। इस बार पीएच नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालो। हाँ बिल्कुल सही है ना। आओ चलो देखते हैं। यार ये तुम लोग का आंसर बेटा बहुत जल्दी आना चाहिए ना, इतना टाइम लगाओगे तो मजा नहीं आएगा, बहुत फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। देखो
ये c था, ये c माइनस एक्स, ये x एंड ये x आ गया। सबको क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है कि चलो अल्फा फॉर्म में ही देख लेते हैं। c माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। हमारे पास इक्वेशन जो बनता है बिना नेग्लेक्ट किए वो यही बनता है ना, कि बोलो ना दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ही बन जाएगा। अब पहले एज्यूम करूंगा मैं, इफ अल्फा लेस देन 0.05 तो 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिख सकता हूं। अगर कर दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ओवर के बाई सी। और इसको निकालने से ये पता चल रहा है कि ये तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। अरे अल्फा 1 आ गया, हमने एज्यूम क्या किया, ये इसका मतलब ये गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिना एजम्पशन के सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। c का वैल्यू 10 के पावर माइनस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस अल्फा, सॉरी कट गया, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस 1 हो गया क्या? अच्छा इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये सॉरी माय बैड, ये -1 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया, -1 प्लस माइनस वाला हटा दूंगा क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है, √5 डिवाइडेड बाई 2। सो √5 -1 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हो कितना ज्यादा आ रहा है अल्फा, कितना आ गया अल्फा? √5 की वैल्यू कितनी बताई तुम लोगों ने? 1.23 आ गया ना माइनस में, कितना आ गया, 0.615। मतलब 60% टूट, सुन रहे हो मेरी बात? वीक एसिड 60% तक टूट जा रहा है अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी अगर उसका डाइल्यूट करते करते कंसंट्रेशन कितना खराब कर दिया मैंने, 10 के पावर -5। अभी भी पूरी तरीके से नहीं टूटता है। 100% टूटने के लिए कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा? आइडियली तो इनफाइनाइट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, बट हम लोग हमेशा सोचते हैं कि 90 प्लस टूट जाए तो मान लेंगे पूरा टूट गया। ठीक है, आइए अब, हाँ बोलना क्या हुआ? हाँ अल्फा लेस देन दिस है तभी लिखा था। हाँ क्या बोल रहे हो यार? तो अजम्पशन मैंने पहले ले करके ये निकाला और देखा कि ये वैल्यू हमारा गड़बड़ है, फॉलो नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एज्यूमिंग राइट नाउ। पहले जो हमने किया यहाँ पे, हाँ 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 अल्फा टेंडिंग टू 1, इसमें क्या दिक्कत है? अरे यार सुनो मेरी बात, तुम ना ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। के ए बाई सी डाल दिया है तुमने। ये कब मैंने माना था? इफ अल्फा लेस देन 0.05 देन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। और यहां से मैंने बोला था अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट बी, यही बोला था ना। तो यहां से वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट लेके जाओगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। उसका कहना यह है कि सर एक लेवल से नीचे चला जा रहा है जब, तो आपका एजम्पशन ही गलत हो जा रहा है, वो बोला। तो आप ये डेरिवेशन पे यहां तक तो नहीं पहुंचोगे, चलो ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं आएगा, बट वॉल्यूम का टर्म तो आएगा ना। तो मैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पे अगर बोल दूं टेंडिंग टू 1 है तो उसमें गलत क्या है? दैट विल ऑलवेज बी अ वैलिड स्टेटमेंट। व्हाट इट, नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, तुम करके देखना एक बार। टेंडिंग टू 1 क्या, ये तो कंफर्म है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। बिना बिना एजम्पशन के ही तुम ट्राई करोगे तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबा, यहाँ पे आपको n बाई वी लेके चलना पड़ेगा, फिर n नॉट बाई वी, या 1 मोलर कंसंट्रेशन अगर मान लो तो उसको 1 बाई वी लेकर के चल लो। अल्फा विल टेंड टू 1 व्हेन c विल टेंड टू 0 और वॉल्यूम का टेंड करे इंफिनिटी को। आएगा ही आएगा, वो करके देखना। तो थोड़ा मैं उस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। बस हो गया, आप मेरे ख्याल से इस पे डिस्कशन करने का मतलब टाइम वेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो।
लिखो कि अगर मेरा कंसंट्रेशन 10 के पावर -1 है, राइट, एंड मान लो मैंने मिक्सचर ले लिया है HANHB, इसका 10 के पावर -1, इसका 2 इंटू 10 के पावर -1, इसका Ka वैल्यू मैंने दे दिया है 3 इंटू 10 के पावर -5, इसका दे दिया है 4 इंटू 10 के पावर -5. So can you figure out the value of H plus N in this case? निकालो. You have two aqueous solution. 10 के पावर -1 आई होप समझ रहे होगे ना, ये 0.1 है और ये 0.2 है. इनकी वैल्यूज दे दी है Ka की. Now I am asking you the concentration of H plus N if both are present in the solution. कहने का मतलब ये आपके सामने simultaneous equilibrium आ जाएगा. Do it fast. Of course the concentration is not very low, right? बहुत ज्यादा diluted नहीं है, तो इसलिए अभी assumption आप ले सकते हो. जल्दी निकालो तो. और इस फॉर्म में अगर डिराइव कर दोगे तो अच्छा है. C1K1 और ये C2K2 इसके फॉर्म में डिराइव कर दो तो जल्दी करो. क्या है आंसर? चलो ठीक है, देखो ये क्या है, C1 माइनस एक्स, ये x एंड x होगा बेटा, ये C2 माइनस वाई एंड y होगा. यहाँ पे K1 है, ये K2 है. अब मैं क्या करूंगा, K1 को लिखूंगा, देखो तो जरा मैं लिखने जा रहा हूं x² अपॉन C1.
सही है ये, मैं वही पूछ रहा हूँ। क्यों, क्या गलत हुआ इसमें? बिल्कुल सही, ये और ये दोनों कॉमन आयन थे, तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा और ये भी x प्लस। समझ में आ गया सबको? तो बस, तो इसका मतलब K1 का वैल्यू अगर इतना समझ गए तो फिर तो यार कुछ है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। इंटू एक्स और K2 अपॉन क्या था, C1 ना? तो दिस implies that x plus y into x is equal to Ka1 C1। बेटा ऐसे कितने लोग कह रहे हैं K2 is equal to x plus y into y upon C2, that x plus y into y is equal to Ka2। फाइन बड़ी, आई थिंक तुम सीधा ऐड कर दो ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, यानी यहां से x प्लस वाई तो x प्लस है, सो रूट ओवर Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। कितने लोग का सही हुआ ये? रूट ओवर Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। सबको सही है? बोलो भाई। तो दैट्स इट, इसके केस में और कुछ नहीं करवाना है। नेक्स्ट लिखो पॉलीप्रोटिक एसिड। ये मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड लिया था, लेकिन अभी भी जो वीक एसिड थे वो कौन से थे? कौन से वीक एसिड थे? मोनोबेसिक थे। अब मैं आपको एक केस देता हूं, कौन सा? पॉलीप्रोटिक एसिड का। एक क्वेश्चन करके फिर खत्म करते हैं। चलो, H3PO4 गाइस, सॉल्व इट। 1 मोलर कंसंट्रेशन, फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकेंड डिसोसिएशन एंड थर्ड डिसोसिएशन, तीनों का वैल्यू मैंने दे रखा है। -4, -6, सॉरी -7 कर लो इसको, एंड ये माइनस मान लो 10 कर लो, ठीक है? हालांकि रियल वैल्यूज इससे थोड़ी अलग अलग होती हैं, बट कोई बात नहीं। 1, 2 एंड 3, कैन यू फिगर आउट पीएच, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? अब देखो इसमें कितने स्पीसीज बनेंगे, H2PO4 माइनस का कंसेंट्रेशन भी बताना है तुम्हें, HPO4 माइनस का भी कंसेंट्रेशन बताना है तुम्हें, एंड PO4-3 का भी कंसेंट्रेशन, सब बताना है। जल्दी करिए।
कर लिया बेटा? आओ चलो देखते हैं, देखा जाए कैसे करना है। देखो ध्यान से, H3PO4 गाइस, प्लीज फोकस हियर। H प्लस एंड देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है, यू आर सपोज टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन। आप इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये C है, तो C माइनस एक्स, तो ये X एंड X होगा। एंड फिर उसके बाद जो H2PO4 माइनस बना वो पार्शियली डिसोसिएट करके HPO4 माइनस 2 बन जाएगा, जो कि Ka2 है। और फिर जो HPO4 माइनस 2 था, ये फॉस्फेट आयन में चेंज हो जाएगा, जो कि Ka3 था। यही था ना, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ये X बना था, लेकिन इसमें से कुछ टूट जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है। अच्छा ये Y बनेगा, ये Y बनेगा, क्योंकि Y निकला था यहाँ से। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं ये दोनों फिर कॉमन आयन है, तो हाँ बिल्कुल 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 सही, ठीक है। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं ये कितना है, Y, सो Y माइनस क्या होगा, Z, ये होगा Z, ये होगा Z। सबको क्लियर है? बोलो ना। तो कितने लोग कह रहे हैं ये X प्लस वाई प्लस Z हो जाएगा, प्लस Z हो जाएगा, प्लस, ठीक। और ये कितने लोग कह रहे हैं Y माइनस Z हो जाएगा। अच्छा देखो इतना लंबा चौड़ा कहानी है, वेरिएबल देखो इतने लंबे, ज्यादा ज्यादा वेरिएबल, अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप K1 K2 K3 सक्सेसिव डिसोसिएशन बहुत कम होता जाता है। सिंस द वैल्यू ऑफ Ka1 से बहुत छोटा है Ka2, और उससे बहुत छोटा है Ka3, और ये काफी छोटा है 1 से, so can I say that X will be, sorry, C will be very very greater than X, will be very very greater than Y, will be very very greater than Z। ये आपके पास इक्वेशन बन गया, बस सब खत्म है। इस वैल्यू को क्या मान लो C, इस वैल्यू को क्या मान लोगे X, इसके जगह पे क्या आएगा X, हो गया खत्म। पहले वाले का इक्वेशन यूज करो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स। अभी कितने लोग करें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट किया हमने, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10 के पावर माइनस 4 एक्स, 0.01, 0.01 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। तो इसका मतलब हमने ये 1 माइनस जो एक्स माना था वो सही था, खत्म ना क्वेश्चन। अब x मिल गया, तो कितने लोग कह रहे हैं इसके जगह पे x ही तो रखना था, इसके जगह पे y रखना था, और ये क्या था x, यहाँ पे देखो ना, तो c माइनस एक्स सी है, x प्लस वाई प्लस जेड x है, x प्लस वाई कितना है x, x माइनस वाई कितना है x, y माइनस जेड कितना है y। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें रखोगे तो कितने लोग कह रहे हैं y इंटू एक्स अपॉन एक्स, ये गायब हो गया, y की वैल्यू सीधा Ka2 के बराबर आ गई। यानी कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज इज कमिंग आउट टू बी Ka2 डायरेक्टली। और ये कितना आ गया था हमारा 10 के पावर माइनस 2, पीएच कितना आ गया था 2, H प्लस एंड 10 के पावर माइनस 2। सबको क्लियर है? लास्ट में ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम हो गया था पिछले वाले से, 10 के पावर माइनस 10 Ka2 के बराबर था। तो क्या अब निकल नहीं जाएगा बाबा, z इंटू दिस वैल्यू यू ऑलरेडी नो डिवाइडेड बाई दिस विच यू ऑल्सो नो इज इक्वल टू Ka3, यू विल गेट इट। हाथ उठाओ कितने लोगों ने करेक्ट कर लिया, हाथ उठाओ। नहीं पहुंचना था, पहुंचना था बेटा, ये रिवीजन क्लास है, अभी आपको पहुंचना पड़ेगा, इतना ही जल्दी पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। घर पे थोड़ा टाइम डिवोट करके आओ भाई, संडे बीच में निकल के आ जा रहा है, और उसके बाद तो थोड़ा सा तुम लोग एफर्ट लो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो आगे देखते हैं बेटा ना। पॉलीप्रोटिक हो गया, हेडिंग डालो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके बाद बफर सॉल्ट, उसके बाद सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एंड वी आर डन, ठीक है। हालांकि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन वगैरह का केस हमारा किस में आता है, हाँ जी बिल्कुल एडवांस में। देखो बेटा एक रूल बुक बनाओगे तुम लोग, ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टेस्ट टेस्ट करूंगा तुम लोगों को हल्का सा। टेस्टिंग ये है आपके लिए,
टेस्टिंग ये है कि आपको दिया हुआ है CH3COOH का Ka 10 के पावर -5, ये दिया हुआ है आपको। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ इस इक्वेशन का इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, जिसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालो। Find the value of hydrolysis constant for the equation given below if the equilibrium constant for acid dissociation constant is given as 10 to the power -. इस साइड में हाँ H होगा, सॉरी माय बैड। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 के पावर -4 आ रहा है। आज देखते हैं। एक बात बताओ बेटा, आपको मालूम है कि ये CH3COOH का डिसोसिएशन दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो कि कितना है? -5। और कितने लोग ये बोल रहे हैं कि CH3CO- प्लस H2O, ये CH3COOH, ये OH आयन, ये KH का वैल्यू हमें नहीं मालूम, राइट? लेकिन कितने लोग कह रहे हैं फ्री का इक्वेशन हमेशा मालूम है। अब क्या देखो आप, क्या 1 और 2 को ऐड करने से आपको 3 मिल रहा है क्या? 1 + 2 को ऐड करने से 3 मिल जा रहा है क्या? चेक करके देखो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये गया, ये गया, ये बचा H2O, इधर H प्लस इधर OH मिल गया क्या? कुछ लोग को याद आ रहा है? Ka1 × KH मस्ट बी इक्वल टू KW। यार क्या कर रहे हो बेटा? ये 1 कितना था? -5, तो KH कितना आ गया? अच्छा ये बताओ, ध्यान से समझना, ये अगर एसिड है तो ये क्या है फिर? बिल्कुल, बहुत सही, कॉन्जुगेट बेस। कैसे बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस? किसी भी स्पीसीज से H प्लस आयन निकाल दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्या आप बता सकते हो H2PO4- का कॉन्जुगेट बेस? बोलो। अगर ये एसिड हो तो इसका कॉन्जुगेट बेस HPO4- 2, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, H प्लस आयन निकल गया। इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए। PO4- 3। क्या इसका कॉन्जुगेट बेस बन सकता है? अब कहां से? H प्लस है ही नहीं। मुझे ये बताओ H2PO2- 2 का, सॉरी -1 का कॉन्जुगेट बेस। फाइंड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस स्पीसीज। हाँ दिक्कत होगा, नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि सर अब तो पीएच लिंकेज है। अगर आप जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे बनेगा नहीं। तो आप इसको भी निकालोगे और क्या करो? बोलो, मेरे को बताओ वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH-। OH- का कॉन्जुगेट बेस, मुझे ये बताओ N-3 का कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बोलो भाई। बिल्कुल, जब कॉन्जुगेट बेस में H प्लस निकालते हैं और कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस डाल देते हैं, HN2-2, सॉरी माय बैड, N2 नहीं होगा, HN-2। समझ में आ गया? टेल मी, NH2- is a conjugate acid of, fill in the blanks. NH2- is conjugate acid of, is conjugate acid of, बिल्कुल सही, NH-2। अरे इसमें प्रोटॉन डालोगे तो ये बनेगा ना। अरे मोटू लोग, समझ में आ रहा है सब? ठीक है, चलो इतनी बातें अगर आप समझ गए हो तो आप कई सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो हेडिंग क्या डालना था आपको? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ना। अब देखो बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। क्यों है ये, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं।
सिलेबस सबको मालूम है ना पार्ट टेस्ट का क्या आ रहा है? ठीक है ना, सबको ध्यान है ना? अब देखो सॉल्ट में ध्यान से सुनना, सॉल्ट कितने तरह का बन सकता है? HCl NaOH रिएक्ट कर जाए तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर, यही है सॉल्ट। लेकिन इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ SaSB। SaSB का मतलब क्या हुआ? SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबको क्लियर है? हाँ, ओके बड़ी। कमिंग टू द अदर थिंग, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या बन गया ये? सॉरी, ऐसा नहीं करना है, याद है ना एसिड बेस रिएक्शन को पूरा दिखाते हैं। बताओ, Cl and water, yes or no? Which kind of salt is this? Salt of WBSA, ऐसे WB बोल सकते हैं इसको जैसे मन। तो ऐसे कितने तरह के सॉल्ट बनेंगे? 4 तरह के। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, समझ गया ना? वीक एसिड एंड वीक बेस, 4 बनेंगे पूरा टोटल। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन ये होता है कि कोई भी कैटायन या एनायन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आया है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। दिमाग में आ रहा होगा ये हाइड्रोलिसिस क्या है सर? तो देखो ये जो सॉल्ट क्रिएट हुए हैं ना, आपको मालूम है ये वाटर में सॉल्युबल है। तो अगर मैं A+ एंड B- ले लूं सॉल्ट ना, और बोल दूं कि भाई इसका कैटायन कौन है? A+ और एनायन कौन है? B-। सो A+ पानी के अंदर अगर घोलोगे तो थोड़ा चांस है कि ये इसका OH ले ले, AOH बन जाए और क्या बन जाए यहाँ पे? H+ आयन। कैटायन है तो कैटायन देगा। और एनायन अगर मैंने ले लिया है तो कितने लोग कह रहे हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? H की तरफ, तो Hb बन करके OH- दे दे, यही है ना? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इसलिए इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं। ये वीक एसिड, सॉरी, ये कैटायन हाइड्रोलिसिस है। कौन सा इक्वेशन है ये? कैटायन हाइड्रोलिसिस। और ये किसका हाइड्रोलिसिस है? एनायन हाइड्रोलिसिस। ये कैटायन हाइड्रोलिसिस है बेटा, ये एनायन हाइड्रोलिसिस है। सबको क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब भी सॉल्ट देना तो हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। कौन सा डिसीजन मेकिंग? कि कौन हाइड्रोलाइज कर रहा होगा, कैटायन कर रहा होगा या एनायन। तो देखो एक जो थंब लाइन आता है, Cl-, Na+, सल्फेट आयन, पोटेशियम आयन ना, लिथियम आयन एंड क्लोरेट आयन, ये सब हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। डू नॉट कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्सियम 2+, डू नॉट हाइड्रोलाइज वाटर। मतलब कुछ समझ रहे हो? इनमें कुछ खास बात है क्या? हाँ जी सर, Cl- HCl से आया। HCl क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फेट आयन H2SO4 से आया, वो क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सोडियम आयन NaOH से आया था, ये क्या था? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए कैटायन एंड एनायन वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करते। मेरा क्वेश्चन है क्यों? क्या ये प्रूफ कर सकते हो मैथमेटिकली? क्या ये प्रूफ कर सकते हो मैथमेटिकली? तो बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। हमें बेसिकली यही बताना है ना कि ये जो रिएक्शन है HCl एंड OH-, इसका जो KH का वैल्यू है ये बहुत कम होगा। कितना कम होगा? -14 से भी कम हुआ तभी मतलब है। -14 क्यों? -14 को ही ले रहे हैं क्योंकि वाटर से आया हुआ H+ एंड OH-, 10 के पावर, उनका प्रोडक्ट हमेशा 10 के पावर -14 के बराबर होगा। अगर इससे भी कम हो गया तो ऐसे हाइड्रोलिसिस हमारे लिए किसी काम के नहीं, यही ना? तो क्या बेटा ये निकाल नहीं सकते हो? अभी सिखाया है तुम्हें। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, आपको मालूम है HCl का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? ये बताया अभी ये पहले मैंने आप लोगों को। ये Ka ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर +6 होता है। अगर Ka इतना ज्यादा है तो कितने लोग करें इन दोनों को जोड़ करके वाटर वाला इक्वेशन आ जाएगा। याद आ रहा है? अभी थोड़ा देर पहले वही सिखाया था मैंने। यानी KH का वैल्यू क्या हो जाएगा? KW/Ka, और ये वैल्यू -14, और ये प्लस में कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं 10 के पावर 3 भी हो जाए ना, तो भी ये 14, और नीचे डिवाइड कर रहे हो तो और 3 से
-17 बेकार हो गया ना, इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए किसी भी आयन को तवज्जो मत दो, सॉल्यूशन में दिख जाए उनको ऐसे इग्नोर मारो जैसे वो है ही नहीं सॉल्यूशन। इतना अगर क्लैरिटी रखोगे ना तब तो हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे, नहीं तो इसी में उलझ जाओगे, मैं बता रहा हूं। तो पहली क्लैरिटी ये कर लेनी है सबको, केटायन हाइड्रोलाइज करेगा या एनायन हाइड्रोलाइज करेगा ये पता कर लोगे। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताओ केटायन हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, H+ आयन निकल रहा है। और एनायन हाइड्रोलिसिस से, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दूं जो बहुत बार AI जेईई मेन में पूछा हुआ है। ऐसे पूछ देता है कि ये बताओ अमोनियम क्लोराइड मैंने सॉल्ट लिया है और इसका पानी में डाल करके सॉल्यूशन बनाऊंगा, बताओ सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ये ऐसे पूछता है। तो क्या बोलोगे? तो भाई इसको जब भी डिसॉल्व करेंगे तो Cl- बेकार है, अमोनियम आयन हमारे काम का है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है। और केटायन हाइड्रोलाइज करेगा तो केटायन ही मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, पीएच लेस देन। बताओ मोहर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बोलो बेटा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसा होगा? सबको क्लियर है कैसा होगा नेचर इसका? एसिड। बोलो भाई सबको क्लैरिटी है क्या? कैसे एसिडिक? क्योंकि मोर सॉल्ट क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 अमोनियम सल्फेट। सबको क्लियर हो रहा है? डॉट 24 सॉरी 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 6H2O होता है, हाँ नॉर्मल डबल सॉल्ट के। पोटास एलम का भी नेचर एसिडिक ही होगा, सब में कैटायन ही है। अब बताओ आयरन +2 ये हाइड्रोलाइज करेगा, अमोनियम आयन करेगा, सल्फेट किसी काम का नहीं हमारे। आयरन +2 करेगा तो ये भी कैटायन हाइड्रोलिसिस है, अमोनियम आयन करेगा तो अच्छा आयरन +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कितने हैं सब गिन के बताओ। हाँ लिथियम से लेकर के सीजियम, उधर की तरफ जाएंगे तो कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्सियम गिन के हैं यार वो 7-8, उसको ध्यान में रखोगे तो ये सब तकलीफें। अब आती है बात क्वेश्चन की। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम KH का एक्सप्रेशन लिखते हैं वी ऑलवेज राइट दिस काइंड ऑफ थिंग। गाइस प्लीज फोकस हियर, आई वांट योर 100% अटेंडेंस एट द सेम टाइम, अटेंशन ओवर हियर, ठीक है? इसमें देखो मैंने वाटर को स्मार्टली गायब कर दिया है, ये इसका एक्सप्रेशन ही ऐसे लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, 55.55 एक्सेस में होता है। सो वो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलके एक K डैश बन जाते हैं। जैसे नहीं याद है वाटर के केस में हम नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं KW, नीचे बार बार वाटर नहीं रखते, तो ऐसे इसके लिए भी वही है, वाटर इसका ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो चुका है। तो KH को इतना ही समझना, समझ में आया? ओके भाई, यहाँ पे भी आप ऐसे समझोगे। अच्छा एग्जाम में ये बताओ, अगर तुम्हें KB, ये सॉरी एसिड है ना, अगर तुम्हें Ka दिया हो तो क्या KH नहीं निकल जाएगा? क्या आएगा? KW भाई। अच्छा इसमें क्या दिया होगा आपको? KB, ये तो बेस है ना, तो इसका KH कितना होगा? KW भाई। वैसे मैं बताऊं रट जाओ यार, Ka इंटू KB का वैल्यू KW होता है। व्हाट इज KAKB? ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर समझ गए ना, अगर ये बेस हुआ तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ये क्या किया है? अरे अगर समझ गए तुम लोग ना, अगर ये हमारा एसिड है तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Hb टेंडिंग टू H+ एंड B-। और समझ गए पूरी बात? क्या क्वेश्चन करें हम लोग? ये इसलिए दिया ताकि आपको कभी कॉन्जुगेट एसिड का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखना पड़ेगा, कभी कॉन्जुगेट बेस का, तो हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से होता है। क्वेश्चन लिखो तो अब सीधा देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। राइट डाउन, फाइंड द pH of 0.1 molar aqueous solution of sodium acetate। find the pH of 0.1 molar aqueous solution of sodium acetate। सोडियम एसिटेट आपको क्या दिया हुआ है, लिखो Ka ऑफ एसिटिक एसिड -5, इसका Ka इतना दिया हुआ।
जल्दी बताओ। कर लिया बेटा? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ये बताओ क्या मैंने लिया था, सोडियम एसीटेट, ये ले लिया। सबसे पहले इसको पानी में घोलोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कि हमें दो आयन मिलने वाले हैं, एक नेगेटिव आयन और एक Na+। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, पूरी तरीके से टूट जाएगा, ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। अब इसी का हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। कौन सा हाइड्रोलिसिस हुआ? एनायन और कैटायन। एनायन हाइड्रोलिसिस हुआ ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kw बाई क्या आ जाएगा? K। दिख रहा है क्या सबको? अरे इसका K मालूम हो तो इस रिएक्शन का KH मिल जाएगा ना। कितना आएगा? ये वैल्यू निकाल लो, -14 डिवाइडेड बाई -5, कितना आ गया? माइनस। वैल्यू कितना दिया था? 0.1। अब क्या लिखो? 0.1 माइनस एक्स, एक्स इन एक्स। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 के पावर माइन। लुकिंग एट दिस वैल्यू वी कैन इग्नोर दिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10, एक्स की वैल्यू -5, POH इज इक्वल टू 5, PH इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर। बस यही समझना था मुझे, यही समझना था। कितने लोग ये कह रहे हैं कि ये सॉल्ट है, और सॉल्ट में मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया था आपको। सोडियम का कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। यही सुनना चाह रहा था मैं तुम्हारे मुंह से, ठीक है, कि आप इसमें से 0.1 माइनस एक्स करो, एक्स करो, एक्स करो, और उसके बाद अपना फालतू का दिमाग लगाओ। मैं यही सुनना चाह रहा था। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि ये जो सॉल्ट है ये 10%, 20%, 30% सिर्फ टूटा है, और क्वेश्चन इस तरह का हाइड्रोलिसिस का हो, तब तक आप इसको पूरा ही मानो। वैसे मैंने हिंट पहले ही दे दिया था आपको। सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानने का तरीका मैंने बताया था। मैंने बोला था नाइट्रेट का कोई भी सॉल्ट हो सॉल्युबल होता है, सोडियम का कोई भी सॉल्युबल होता है, सिल्वर का नाइट्रेट ही सिर्फ सॉल्युबल होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है सारा कहानी यार, अब मुझे वापस दोबारा उसमें मत लेके चलो, ठीक है। अमोनियम आयन के मैक्सिमम सॉल्ट मैंने बोला था सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल होने का मतलब क्या? पूरी तरीके से घुल गए। अब घुल गए तो ये और ये अलग अलग हो गए, अब हमें इसका काम था बेसिकली। इसका आया था आंसर ये सही, हाथ उठाओ। राइट आंसर इज 9। हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? हाउ मेनी? 1 2 3, ओनली 4 पर्सन, ओनली 4। तुमको काउंट कर लिया मैंने, 6 5 6 हो गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, देखते हैं। Find the pH of an aqueous solution of, find the pH of aqueous solution of ammonium sulfate 0.05 मोलर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Kb वैल्यू या फिर अमोनिया का Kb वैल्यू, एक ही बात है बेटा, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। -5 दिया हुआ है, निकालो।
0.05 है। चले करें, सॉल्व करें। बहुत फास्ट है यार, पता है। अब ये स्पीड एकदम मैच करना चाहिए तुम लोगों को मेरा। स्टेप्स में क्लैरिटी होगा तभी तुम लोग जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। बोले बेटा क्या आ गया? आओ देखते हैं। सबसे पहले ये जो सॉल्ट था, कितने लोग कह रहे हैं ये पूरी तरीके से वाटर में घुल जाएगा? क्यों घुल जाएगा? क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं, याद है? 0.05। अब ये कितना आएगा? 2 इंटू 0.05। इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, सो 0.1 आ गया। अब 0.1 आ गया तो केटायन हाइड्रोलिसिस करेगा वाटर का। बस यार क्या चाहिए अब तुम्हें? इसका केबी तुम्हें दिया ही है, दिया है कि नहीं केबी? तो बस अब क्या चाहिए तुम्हें? केटायन से केटायन मिल गया, के एच की वैल्यू हो जाएगी के डब्ल्यू बाई के बी। कितना आ गया? -14 अपॉन 10 के पावर माइनस। वही सेम क्वेश्चन यार, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? H प्लस आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √/-9 मिल के कितना आएगा? देख लो यार तुम लोग, कितना आ रहा है? -5 आएगा क्या? देखो तो ये -5 आ गया तो pH कितना आ गया? 5। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या था इसमें यार? इससे ज्यादा क्या टाइम लगा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये 0 पॉइंट, अच्छा तुम लोगों ने 0.05 क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कत है बाबा? यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स आएगा ना। अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन इज नाउ 0.1। अरे बोलो यार, ये ट्वाइस सल्फेट है ना, तो ये टूटेगा तो 2 अमोनियम आयन देगा, यानी अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन कितना हो गया? पॉइंट। ठीक है, तो ये गलती करोगे तो कहां से आएगा फिर? इतना तो विजिलेंट रहना पड़ेगा ना, कैसे क्वेश्चन दूंगा मैं। आओ चलो, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया, इतना ही था। लेकिन कहोगे सर आपने बड़े चालाकी से एक काम किया, आपने ऐसा कोई सॉल्ट चूज ही नहीं किया जिसमें कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। जैसे ये, दिस इज सॉल्ट ऑफ। हाँ, तो इसके केस में मैं बोलूंगा समझदारी तुम्हारी इसमें है कि इसका पीएच का सीधा याद कर दो। कोई बताएगा वैल्यू कितना होता है? हाफ ऑफ pKw नहीं, सी इसमें आएगा ही नहीं। अच्छा बताओ, एसिड अगर अच्छा होगा तो के ज्यादा होगा, उसका हाइड्रोलिसिस खराब होगा। बोलो ना, हाइड्रोलिसिस खराब होगा तो OH माइनस कम जनरेट होगा, तो यानी मेनली सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सो के हाई है तो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आना चाहिए। देखो जरा चेक करके। मैं बोलूंगा समझदारी इसी में है, बाकी डेरिवेशन किसी को देखने, किसी को इंटरेस्ट हो देखने का तो एक लेक्चर में है पूरा, मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख लेना। बता दो क्या? क्या बता दूं बेटा? डेरिवेशन बता दूं दोबारा? ये याद कर जाओगे तुम लोग?
क्यों बता दूं पवित्र, क्यों बता दूं, बताओ इतना टाइम। सो दिस इज, ये पहले तो याद कर जाओ ना, इसको याद कर जाओ। देख रहे हो इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, इसमें देखो ना यार, याद कर जाओ बेटा, के माइनस के बी है यार, ये पी के माइनस पी के बी और ये पी के डब्ल्यू, ठीक है, इसको याद कर जाओ। अब देखो मान लो अगर क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोल दिया कि 0.1 मोलर या 0.2 मोलर या 0.3 मोलर, सबका पीएच का आंसर एक ही आएगा, समझ गए। आज वो समझा देता हूं कैसे बनता है, लेकिन यार फिर मैं बोल रहा हूं कि मेरा टाइम वेस्ट होगा पूरा, ठीक है। सो मैं एकदम ट्राई करता हूं जल्दी जल्दी समझाने के लिए। पहली बात ये बताओ, CH3COONH4 अमोनियम का सॉल्ट है, तो पानी में डालते ही पूरी तरीके से घुल जाएगा बेटा, सबको क्लियर है यहां तक। दूसरा क्या, इस बार कितने लोग कह रहे हैं कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, तो दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं। पहले वाटर का एक H+ आयन ले जा रहा था तो OH फ्री हो जा रहा था, एक OH ले गया तो H फ्री हो जा रहा था, इस बार एक H ले जाएगा, OH ले जाएगा और एक H ले जाएगा, यानी कुछ भी फ्री नहीं होगा। आपको इधर क्या मिल जाएगा, COOH एंड NH4OH। इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH बोलते हैं। सबको क्लियर है। इसके KH का वैल्यू आता है KW अपॉन KA इंटू KB। KA किसका, ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड का। KB किसका, ऑफ कोर्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्या आप डिराइव कर लोगे, इसको बताने की जरूरत है, डिराइव कर लोगे ना। अब ये मत बोल देना के KB का वैल्यू KW के बराबर होता है एंड KW बाई KW 1 हो गया। KB का वैल्यू KW के बराबर तब होता है जब वो दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस हो। एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस, इसलिए इनका वैल्यू अच्छा आता है। आप इसको डिराइव कर लेना, ठीक है। अब अगर ये कर लोगे तो कितने लोग कह रहे हो, ये सर आपने अगर C कंसंट्रेशन लिया था तो C माइनस एक्स, ये C माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी 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 एक्स हो जाएगा, और ये दोनों एक्स एक्स। यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन C माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर KH, सीधा सीधा KH आ जाएगा, या फिर रूट ओवर जिसको हम क्या बोलते हैं KW बाई KKB। आ रहा है क्या बात समझ में। अब ये तो आ गया हमारा x अपॉन C माइनस एक्स का वैल्यू। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं, क्योंकि सर आपने ये बोला है कि ये सॉल्यूशन में दोनों तरह का इक्वेशन हो रहा होगा, तो लेट अस कंसीडर वन पार्ट एसिड वाला, बस उसको लेकर के हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी कंसंट्रेशन की, वी हैव दिस, ये कितना था C माइनस एक्स, और ये H+ आयन हमें नहीं मालूम, K हमें मालूम है। इक्वेशन लगा दूंगा, लिखूंगा H+ इंटू 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 C माइनस एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट एक्स, ये वैल्यू है, बोलो। तो अब हमने देखा था, हमने पहले ही निकाला था x अपॉन C माइनस एक्स, तो यहां से H+ आयन की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन C माइनस एक्स इंटू 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 क्या है, ये तो हाँ के था, इंटू के। अब क्या x अपॉन C माइनस एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के रख दूं, सो रूट ओवर KW अपॉन KA/KB मल्टीप्लाई बाई बाहर की तरफ के, अंदर जाएगा तो क्या स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बन गया तो एक एक खा जाएगा इसको, तो KW KA अपॉन KB। ओ माय गॉड, ये तो ओ माय गॉड हो गया। H+ आयन की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्या दोनों तरफ माइनस लॉग ले लोगे तो यही नहीं बन जाएगा मोटू लोग, हो गया डेरिवेशन, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन अब इतना सब चीज स्ट्राइक करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको यहीं रट जाओ, जब दोनों हाइड्रोलाइज करने लग जाए तो ये इक्वेशन याद रखो, तुम्हारा भला रहेगा। इसमें खास बात क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डाइल्यूशन करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलो बेटा, इसी के साथ आपका क्या खत्म हो गया पार्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे चीजों की, बफर सॉल्यूशन, एम्फीप्रोटिक एनायन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हेडिंग डालो बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, देखो बेटा,
सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, देखो ऐसे कहानियों में जाओगे तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अगर थोड़े बहुत एसिड ऊपर से डाल दिए जाए, थोड़े बहुत बेस डाल दिए जाए, थोड़ा बहुत वाटर डाल दिया जाए, तो उससे पीएच पे कोई खास फर्क ना पड़े। तो कहोगे सर थोड़ा बहुत डालने से कहाँ कुछ फर्क पड़ना चाहिए, आप प्योर वाटर भी ले लो तो थोड़ा बहुत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आओ दिखाते, बहुत फर्क पड़ता है। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7। अगर मान लो मैंने ना एक बूंद जिसका वॉल्यूम मान लो 1 ml है, मैं बड़ी बूंद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 ml बड़ा ड्रॉप, एक बूंद 10 पॉइंट, मतलब मैं 0.1 मोलर कंसंट्रेशन की बात, चलो 1 मोलर ले लेते हैं, मजा ही आ जाएगा। 1 मोलर HCl का 1 ml सिर्फ गिर गया 999 ml ऑफ वाटर में, प्योर वाटर था। अरे 999 इसलिए लिया ताकि दोनों मिलकर के 1 लीटर हो जाए, ठीक है। अभी कितने लोग करें, एक बूंद, बड़ी बूंद गिरने से इसके अंदर H+ आयन कितना आ गया, तो बताओ, ये मल्टीप्लाई कर लो ये मल्टीप्लाई करोगे -3 मोल आ गया। मोल वही है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 के पावर -3। अब कितने लोग कह रहे हैं pH 3, पहले pH कितना था 7 से 3, मजाक बात है, इतना बड़ा वेरिएशन हो गया। एक बड़ी बूंद HCl का गिरने से ये तहलका मच गया, 10 के पावर -3, 1 ml जाने से इतनी हालत खराब हो गई। लेकिन रियल बफर सॉल्यूशन में, रियल बफर सॉल्यूशन के अंदर, जो रियल बफर सॉल्यूशन होते हैं उनमें आप एक बूंद नहीं 4-5 बूंद भी डाल दोगे तो भी उसका पीएच पे कोई फर्क। और ये पॉसिबल पता है कैसे होता है, अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को इक्वेशन से। तो भाई बफर होता क्या है, सो बफर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस दोनों होने चाहिए, या फिर अगर बेस है तो एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड दोनों होने चाहिए, एंड इन डिसेंट अमाउंट, बोथ इन डिसेंट अमाउंट। कहने का मतलब कि अगर एसिडिक बफर की बात करोगे तो HA एंड A- दोनों होने चाहिए। अगर ये C1 है, ये C2 है, तो ये C1/C2 का वैल्यू कम से कम 1/10 और ज्यादा से ज्यादा 10/1। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर ये 1 मोल है तो ये ज्यादा से ज्यादा या 10 मोल होना चाहिए, वरना नेग्लेक्ट होने वाले स्टेज में आ जाएगा ना। नेग्लेक्ट नहीं होना है किसी पार्ट को, वरना तो हमारा नॉर्मल वीक एसिड लिया था याद करो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत एसिटेट आयन तो मिलता ही था हमें, तो क्या ये बफर हो गया, नहीं नहीं ये बफर नहीं है। जब ये 0.1 है और ये 10 के पावर -3 है तो दे आर नॉट कंपेरेबल, दिस इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस, नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस। तो जब दोनों पार्ट मिलने लगे डिसेंट अमाउंट में तो ऐसे सॉल्यूशन को ही बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप अगर मान लो यहां पे रखे हो क्या चीज, एसिटिक एसिड, आप ऊपर से NaOH की कुछ बूंदे गिरा दो। NaOH मान लो ये 1 मोल प्रेजेंट है, आपने NaOH 0.5 मोल डाल दिया, तो कितने लोग कह रहे हैं ये तुरंत रिएक्ट करके कहां पहुंचा देगा इसको, सोडियम एसिटेट में, यस और नो। बोलो भाई, एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन भी 100% होते हैं, इसमें भी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं चाहिए होता, नहीं तो पिटाई लगेगी। ठीक है, ये चला गया यहाँ पे। और कितने लोग कह रहे हैं कि ये अगर ये पॉइंट कितना 0.5 था, सॉरी 0.5 नहीं, पॉइंट मान लो 5 था ये। अब 0.5 अगर हुआ, 1 में से ये 0.5 गया तो कितना आया, ये 0.5 और ये भी कितना आ गया 0.5। Na+ किसी काम का नहीं है, ये हमारे लिए, ये हमारे लिए, दोनों मिल गए, दोनों डिसेंट अमाउंट में है, ये बफर है। मैं यही अगर बोल दूं कि मैंने 1 मोल के साथ 1 मोल डाल दिया, तब तब तो ये सॉल्ट बन गया, फिर अब ये बफर नहीं रहा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया ये। और अगर मैंने कुछ नहीं डाला इसमें NaOH तो एसिड का हो गया। तो देखो एसिड मैंने समझा दिया, सॉल्ट समझा दिया, ये बीच का केस है जिसमें दोनों मिलते हैं। बफर इज अ केस ऑफ बीच का केस, ओके। तो क्वेश्चन करें सीधा, सीधा क्वेश्चन करते हैं ना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत ही बकवास है, जितना मैं थियरी दूंगा उतना ही दिमाग खराब होगा तुम लोग का। नो थियरी, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, राइट इट डाउन। फाइंड द pH of pH of
a mixture of 1 mole acetic acid and 0.5 mole sodium acetate. Find the pH of aqueous solution of mixture of 1 mole acetic acid and 0.5 mole sodium acetate in 1 liter. In 1 liter water. आपको क्या दिया हुआ है? Ka is given. एसिटिक एसिड का Ka दिया हुआ है 10 के पावर -5. ये आपको दिया हुआ है. सॉल्व करो तो हो गया क्वेश्चन ये. टेन के पावर -5 लिखा है. ये दोनों डिसेंट अमाउंट में है, मतलब इनमें से कोई नेग्लिजिबल नहीं है. ठीक है, चलो भाई. क्या है आंसर भाई? आओ चलो समझाता हूं. इससे ज्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन ही नहीं था. देखो कितने लोग कह रहे हो कि सर सॉल्यूशन में आपने ये बोला है कि सोडियम एसिटेट भी लिया हुआ है ना, और हमें मालूम है सोडियम का कोई भी कंपाउंड कैसा एग्जांपल होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो. वेरी गुड वेरी गुड. इतना पॉइंट समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया. ये कितना मोल दिया था मैंने? बोलना मोटू. और ये कितना मोल था? हाँ 1 था. अब ये 0.5 है तो ये 0.5 मिल गया क्या? अच्छा ये बता, अगर ये 1 - x होता तो ये x और x होता, लेकिन क्या ये 0.5 है? कॉमन आयन इफेक्ट हो गया क्या? क्या इसको 0.5 लिखेंगे? और थोड़ी देर पहले आपने देखा था x की वैल्यू बहुत कम आती है, तो क्या इसकी वैल्यू को भी मैं 0.5 लिख सकता हूं? और इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? 1. और ये H प्लस आयन. कितना बकवास का क्वेश्चन है यार कि A का वैल्यू कितना है? -5. जबरदस्ती बफर बोल बोल के डराया जाता है बच्चों को ना, जब 11th में रहते हैं. तो ये आ गया H प्लस आयन इंटू 0.5 एंड होल डिवाइडेड बाई 1. H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना आ गया मोटू? 0.5. इधर जाएगा तो 2 × 10 के पावर -5. सो pH कितना आ गया? 5 - log 2. कितना आ गया मोटू? जल्दी बताओ यार. log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3. सो 4.7 आ गया. कुछ भी दम था ये? कुछ भी दम नहीं है. पता है कहां अटके रहते हैं ये? सॉल्ट लेके पता नहीं क्या कर. कुछ बच्चे मैंने देखा है ना, एकदम पागल टाइप में बिहेव करते हैं. जब क्वेश्चन वही एग्जाम में पूछ दे तो वो ऐसे लगेंगे लिखने. ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव आयन है, तो ये हाइड्रोलिसिस भी करेगा. ओ माय गॉड, अब क्या करें? और ये तो एसिड है तो ये टूटेगा भी. अब यही पागल होकर के सर पटक के मर जाएंगे सब. आई मीन लास्ट में वो टाइम भी वेस्ट करेंगे और खराब भी करके आएंगे पेपर. यहाँ इसका KW/Ka लिखेंगे, यहाँ Ka लिखेंगे. क्यों करना है ये सब? ये तब होता है जब सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट हो, जब सिर्फ एनायन है. ये तब है जब सिर्फ एसिड है. जब दोनों प्रेजेंट है तो नॉर्मल जैसे डिसोसिएट करते हैं वैसे करो ना, और इसका कॉमन आयन बस लिख लो यार, और कुछ नहीं करना. डू नॉट डू लाइक दिस एंड दिस. आप तभी फंसोगे अगर ऐसे और ऐसे करने लग गए, क्योंकि ये प्योर नेगेटिव आयन की हाइड्रोलिसिस है और ये प्योर ही है. जब दोनों हो तो इसका मतलब डिसोसिएट कराओ, H प्लस रखो और ऐसे ही नॉर्मल रख लो और इसी से सॉल्व कर लो. सबको समझ आ गया? बोलिए बेटा. किसकी? CH3COH का कंसंट्रेशन मैंने कितना दिया था? तो कहां से सुचेत कैसे हो गया बेटा फिर 0.5 हो? अच्छा तो वो क्या कर लेगा Na प्लस?
बताओ ना, एक मिनट चुप रहो ना, इसको बोलने दो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सोडियम आयन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यही तुम बोलना चाह रहे हो ना? ये NaOH कहाँ डाला है मोटू? मैंने बोला है सोडियम एसिटेट है, और ये और कहाँ कुछ डाला है? और वो तो नहीं 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 नहीं, कान बज रहे हैं तुम्हारे, देखो चेक करवाओ अभी। प्रेशर ज्यादा हो गया मेरे लग रहा है। ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने किसी को? नहीं, सिर्फ यही दोनों मिक्सर। अगला क्वेश्चन लिखो तो देखे इस बारी क्या करते हो तुम लोग। लिखो तो, इन एन aqueous solution of 1 molar 1 liter of ammonia, किसका aqueous solution है? 1 molar 1 liter ammonia का aqueous solution। in an aqueous solution of 1 molar 1 liter ammonia, 0.4 mole of HCl is added। कितना HCl ऐड कर रहा है? 0.4 mole of HCl is added। then find the pH of resulting solution। find the pH of resulting solution। आपको अमोनिया का Kb वैल्यू दिया है -5। डू इट फास्ट। हो गया। सबसे पहले कितने लोग ये पहचान पा रहे हो कि सर आपने ना अमोनिया के साथ जैसे ही HCl मिलाया, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन। जिनके दिमाग में ये नहीं आया वो सॉल्व करना छोड़ दो, पहले समझ लो। और एसिड बेस रिएक्शन 100% कंप्लीट होते हैं। तो ये कितना लिया था मैंने? 1 मोल, 1 मोल इन 1 लीटर, यही था ना। और ये कितना था? 0.4 मोल। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ये मैं बनाऊंगा अमोनियम क्लोराइड और ये बन जाएगा 0.4 और ये बचेगा 0.6 और ये तो खत्म हो चुका होगा। सो अब हमारे पास इस डब्बे के अंदर दो चीजें हैं, एक है अमोनिया 0.6 और दूसरा कितने लोग कह रहे हैं अमोनियम एंड क्लोराइड आयन। ये किसी काम का नहीं है, अमोनियम आयन हमारे काम का है 0.4। अब हमें दोनों मिल गया ना, बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। तो मैं वही लगाऊंगा कहानी, NH3 या फिर NH4OH, यही है ना, डिसोसिएटिंग इनटू अमोनियम आयन एंड OH माइनस। इस बारी Kb कितना दिया है? 10 के पावर -5। ये कंसंट्रेशन कितना है? पॉइंट। अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सेम एज अमोनिया। अमोनिया प्लस वाटर एक ही बात है बेटा। ये कितना था अमोनिया? 0.6। ये 0.6 है, ये कितना है? 0.4। क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस OH माइनस इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्यों नहीं किया आपने, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये कैसे कर रहे हो आप? ये तो लिखा ही नहीं आपने। तो वही मैं समझा रहा हूँ बेटा, ये वैल्यू मैंने 0.6 मान ली। ये वैल्यू कितनी मान ली? 0.4, क्योंकि x नेग्लिजिबल होगा। हमारा आंसर हो गया, खत्म। OH माइनस कितना आ गया? 3/2 इंटू 10 के पावर -5। POH कितना आ गया? 5 माइनस log 3 प्लस log 2। ये सुनो, और 14 में से इसको घटा लोगे, आंसर आ जाएगा। कोई दम है इन क्वेश्चंस में? नहीं है? लिखो अगला क्वेश्चन देखें। find the pH of aqueous solution of aqueous solution of
किसका एक्वा सॉल्यूशन? वन मोलर 1 liter H3PO4 if after reaction with 1.5 mole NaOH। बेटा इसका Ka1 -4, Ka2 -6 and Ka3 -40, सॉरी -10 लिया हुआ है और इसको 6 नहीं बल्कि -7 कर लो, सॉल्व करो तो। मतलब कहानी ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन में आपके पास H3PO4 था 1 मोलर 1 liter और ऊपर से क्या डाल रहा है? NaOH। कितना NaOH डाल दिया इसने? 1.5 मोल। अब इसके ऐड करने के बाद पीएच बताओ, यही बोल रहा है। हमेशा दिमाग में क्या लगाओगे? क्या दिमाग लगाना है? हाँ, एसिड बेस रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है। चलो कर लिया बेटा, आंसर आ गया। आइए लेट्स सी दैट। लेट मी चेक दैट गाइस, फोकस हियर। देखो बात समझो पहले ना, H3PO4 NaOH के साथ हमेशा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करेंगे।
आपने 1.5 लिया, ये तो 1 ही मोल था ना, तो इसके साथ 1 मोल रिएक्ट कर जाएगा। आपने 1.5 लिया था, 1 से रिएक्ट कर जाएगा, ये बचेगा कितना 0.5, और ये क्या बन जाएगा NaH2PO4। समझ में आया? अभी कितने लोग कह रहे हैं इस H2PO4 माइनस Na प्लस को तो भूल जाओ, ये 0.5 ही बनेगा, ये सुनो। और अभी भी OH माइनस कितना बचा रह गया है NaOH का? 0.5। बोलो ना। सॉरी, ये 0.5 नहीं, ये तो 1 बनेगा ना बेटा, ये तो 0 हो गया था। क्या कर रहे हो, ये सर बोल रहे हो, ये तो 1 बनेगा। अब ये 1 मोल में से फिर एक H प्लस आयन खींच लेगा, क्या बन जाएगा ये HPO4। कितने लोग कह रहे हैं ये 0.5 बचेगा, ये खत्म हो चुका, ये 0.5 बनेगा। अरे देखो ना, ये 0.5 ही था ना, लिमिटिंग रीजन का ही बात मानते हैं। अभी कितने लोग कह रहे हैं सर सब कुछ खत्म होने के बाद यूजलेस लोगों को छोड़ दिया मैंने, सोडियम आयन किसी काम का नहीं है, H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2, ये दोनों चीजें बचे हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये बफर है, आंसर है यस इट इज अ बफर, बिकॉज इट इज एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, H2PO4 माइनस ब्रेकिंग डाउन इनटू HPO4 माइनस 2 प्लस H प्लस आयन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 कितना है 10 के पावर माइनस 10, 7 का है जी Ka2, अच्छा 7 है, सॉरी सॉरी मैं बैठ माइनस है। अब क्या है, तो खत्म हो गया। ये कितना था 0.5 माइनस एक्स, ये कितना 0.5 प्लस एक्स, ये कितना नहीं मालूम, यही तो नहीं मालूम, ये दोनों समझ गए ना, बोलो एक्स ही रख लो यार इसको। H प्लस आयन इंटू 0.5 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 7, आंसर आ गया pH7। मजा ही आ गया, तो समझ आया बेटा? तो बेटा ऐसे ही निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहीं पे ध्यान से सुनना है आप लोगों को, ठीक है? हाँ देखो, देखो ध्यान से, जब हम बात इस तरह के इक्वेशन की करते हैं तो आंसर तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डेरिवेशन की बात कर लूं, H प्लस प्लस ए माइनस, फर्क बस इतना ही है ना कि ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। सो हमारा जो H प्लस आ रहा था वो कितना आ रहा था, Ka H प्लस इंटू दिस Ha डिवाइडेड बाई A माइनस, ये सुनो, ये आ रहा है ना H प्लस, यहाँ से pH लोगे माइनस लॉग, तो ये माइनस लॉग Ka हो जाएगा, ये माइनस लॉग 10 Ha अपॉन A माइनस, ये सुनो, ये क्या हो गया pK, और ये माइनस को अंदर ले जाओगे तो पावर पे -1 उल्टा हो जाएगा, ये लॉग ऑफ कितना आ जाएगा A माइनस अपॉन H। इसलिए एक इक्वेशन बोलते हैं, याद कर लो काम खत्म है, pH ऑफ बफर इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। कुछ देख रहे हो इसमें? इसकी अच्छी चीज ये है कि ऊपर और नीचे दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो है, तो वॉल्यूम में 1 लीटर हो या 10 लीटर हो, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 दोनों तरफ से कट जाएगा, इसलिए ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी ये भी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब याद करो, वही वाली बात आ गई कि सर ये बताओ, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ऊपर से H प्लस डाल दो या OH माइनस डाल दो, थोड़ा बहुत तो फर्क नहीं पड़ेगा pH में। कैसे? देखो, अगर मान लो ये 0.5 है बेटा, ये 0.5 है, आपने OH माइनस मान लो, से फॉर एग्जांपल आपने OH माइनस डाला, कितना डाल दिया याद करो, एक बूंद में कितना था 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 मोल। अब 0.5 ये जाके क्या करेगा, OH माइनस इसी से तो रिएक्ट करेगा, एसिड से, इससे रिएक्ट करेगा, तो 0.5 माइनस 10 के पावर -3 नेग्लिजिबल हो गया ना वो वैल्यू। तो इसलिए बोलते हैं ये रेशियो लगभग चेंज नहीं हुआ, इसलिए पीएच के वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए बफर सॉल्यूशन इसको करता है। सबको क्लियर है? इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन, ओके, इसी इक्वेशन को बोलते हैं, और हमने बिना इसके ही सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है? अच्छा, आप एक चीज और देखो, इसका पीएच का लोएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, तो याद करो इसका रेशियो हमने अभी दिखाया था 1/10 से 10/1 हो सकता है। सो 1/10 रखोगे तो log 1/10 का वैल्यू -1, 10/1 रखोगे तो +1, इसलिए बोलते हैं कि बफर
pKa -1 से लेके pKa +1 के pH के बीच में काम करता है। ये सुनो, इसलिए बोलते हैं कि 2 यूनिट pH चेंज के अंदर ही बफर का एक्शन होता है, उसके बाद बेकार हो जाता है। सो दिस इज बफर लिमिट, pKa +-1 इज द लिमिट ऑफ बफर, इसको बोलते हैं बफर लिमिट। और एक अच्छा बफर कौन सा है? जिसमें दोनों पार्ट 50-50% हो, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ताकि वो एसिड को भी टैकल कर सके, बेस को भी टैकल कर सके। उसकी कैपेसिटी अपनी मैक्सिमम होती है। एक टर्म है बफर कैपेसिटी, वो डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ OH- एंड H+ आयन एडेड एक्सटर्नली पर यूनिट वॉल्यूम एंड होल डिवाइडेड बाई कितना pH का चेंज हुआ। बेसिकली whatever the number of mole of H+ और OH- you are adding from outside, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बफर सॉल्यूशन एंड होल डिवाइडेड बाई कितना pH चेंज हुआ उस चीज डालने से। सो वो उसका बफर कैपेसिटी डिफाइन करता है। सबको समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो ठीक है बेटा, इसी के साथ बफर का कहानी खत्म होता है। अब देखो सबसे बड़ा पंगा आता है जो पॉलीप्रोटीन, नॉर्मल जो एसिड है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एसिड जो है वो या तो एसिड होंगे या पूरी तरीके से सॉल्ट बन चुके होंगे, या बीच का केस आया तो नॉर्मल बफर बन चुके होंगे ना। इनके में बड़ी प्रॉब्लम आती। इसमें अगर बीच में डालोगे तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया H2PO4-, ये दोनों का मिक्सचर है तब तो बफर है। इसका और इसके भाई का मिक्सचर है HPO4-2, तो भी बफर है। इसका और इसके भाई का मिक्सचर बोले तो -3, ये दोनों भी बफर है। लेकिन अगर अकेले ये आ गया तो, अकेले ये आ गया तो पंगा ये पड़ता है कि ये नॉर्मल नेगेटिव आयन की तरह नहीं है, क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव आयन यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता, ये हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, साथ में आयोनाइज भी हो सकता है, इसलिए इसको एम्फीप्रोटिक एनायन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक एनायन, एम्फी। और इसका पीएच कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एम्फीप्रोटिक एनायन के केस में किसको बोलेंगे एम्फीप्रोटिक? द नेगेटिव आयन विच कैन हाइड्रोलाइज वाटर, क्योंकि सारे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कैन आयोनाइज, गिव H+ आयन। मतलब ऐसा नेगेटिव आयन जिसमें H+ देने की टेंडेंसी हो, वो क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक आ जाए तो -1 चार्ज हो ना बेटा, अगर उस पे, जैसे मान लो मैंने दे दिया HCO3-, क्या ये एम्फीप्रोटिक है? यस इट इज, बाइकार्बोनेट इज एन एम्फीप्रोटिक। इसका पीएच कितना होगा? बोलते हैं इसका pKa1 एंड pKa2 का एवरेज ले लो। अगर -2 चार्ज हो गया, जैसे -2 कब बन सकता है? HPO4-2, इसका पीएच निकालना हो तो बोलते हैं Ka2 एंड Ka3 का एवरेज ले लो। याद रहेगा? -1 वाले का 1-2 का एवरेज, -2 वाले का 2-3 का एवरेज। याद रहेगा ना? बोलो। और अगर एम्फीप्रोटिक नहीं है तो बीच में बफर होगा, बफर भी नहीं, एकदम आखिरी स्टेज में पहुंच गया तो सॉल्ट होगा।